तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी क्यारा भी थी। हम देखते हैं कि सिम्बा की वाइफ एक दिन शिकार करने के लिए जाती है, लेकिन जंगल का रास्ता भूल जाती है और वापस नहीं आती। वह एक जगह रुककर ये उम्मीद लगाती है कि एक दिन सिम्बा उसे यहाँ पर ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बा भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अपनी बेटी क्यारा से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं तब तक तुम्हारी मोम को ढूंढ कर लाता हूँ। और क्यारा वहाँ पर खेल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रफीकी आ जाता है, जो कि क्यारा के मुंह बोले ग्रैंडपा थे। और क्यारा का दिल बहलाने के लिए वो क्यारा से बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक लायन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा शेर जाना जाता था, लेकिन फिर वो अपनी बहादुरी से एक बादशाह बना। और फिर यहीं से इस मूवी की असली स्टोरी शुरू होती है, जहाँ हम छोटे लायन मुफासा को अपने मॉम डैड के साथ देखते हैं, जो कि एक बंजर जमीन पर रहते थे और बहुत सालों से बारिश ना होने के कारण उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पानी की कमी से सारे जानवर बीमार हो गए थे। और तभी मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है कि सामने जो पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो जगह कौन सी है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि वो जगह नीलेले है और एक दिन हम सभी वहाँ पर जरूर जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर हर जानवर शांति की जिंदगी जीते हैं। और जब वो तीनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक अच्छी चीज होती है। वहाँ अचानक से बारिश पड़ने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी थोड़ी देर में गम में बदलने वाली है, क्योंकि बारिश देखते देखते इतनी तेज हो गई कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ में बहुत से जानवर तो डूब ही गए। और हम देखते हैं कि मुफासा भी उसी बहते हुए पानी में गिर गया और उसके फादर किसी तरह उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूदे और मुफासा को पकड़कर एक बांध पर फेंक दिया। और उस बांध पे से उसकी माँ उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा को वहाँ से कूदने में बहुत डर लग रहा था। और हम देखते हैं कि उसी बाढ़ में बहता हुआ एक हाथी आता है और उसी बांध पे टकरा जाता है जहाँ पर मुफासा खड़ा हुआ था, और इससे वो बांध टूट जाता है और मुफासा फिर से उसी बाढ़ में बह जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको पानी में बहती हुई एक लकड़ी मिल गई और वो उस लकड़ी के सहारे कई किलोमीटर तक बहता रहा। और हम देखते हैं कि वो बाढ़ मुफासा को बहाते बहाते एक छोटे से तालाब में ले आती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी जैसे एक छोटे शेर से, जिसका नाम टाका था। और टाका मुफासा को देखकर बहुत खुश होता है। और टाका देखता है कि मुफासा के चारों ओर खतरनाक मगरमच्छ थे और वो मुफासा को आवाज लगाकर उनके बारे में बताता है। और मुफासा अपनी जान बचाने के लिए किनारे तक आता है, जहाँ पर टाका उसकी मदद कर रहा था। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मुफासा को ऊपर नहीं खींच सका। और हम देखते हैं कि मगरमच्छ भी मुफासा पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी ऐन वक्त पर वहाँ पर टाका की माँ आ जाती है और वो मगरमच्छों को वहाँ से भगा देती है। और हम देखते हैं कि मुफासा की जान वहाँ पर बच जाती है। और तभी टाका और मुफासा आपस में खेलने लगते हैं और टाका अपनी माँ से कहता है कि हम मुफासा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। लेकिन टाका की माँ उसे कहती है कि नहीं, हमारे ग्रुप का एक असूल है कि हम किसी भी आवारा शेर को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। तभी मुफासा वहाँ पर बोलता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे पिता भी हमारे इलाके के सरदार हैं और हमारे इलाके में बाढ़ आने के कारण मैं उनसे अलग हो गया और बाढ़ के साथ बहकर यहाँ पर आ गया। और जब टाका की माँ मुफासा की ये दुख भरी कहानी सुनती है तो वो मुफासा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो मुफासा को लेकर अपने घर आए तब टाका के डैड, जो कि उनके बादशाह थे, वो मुफासा को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रख सकते। तब मुफासा बोलता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत तेज भागता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको भी रेस में हरा सकता हूँ। तब बादशाह बोलते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम टाका को रेस में हरा कर दिखाओ, तब हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और हम देखते हैं कि टाका और मुफासा के बीच में एक रेस होती है और रेस शुरू होते ही हम देखते हैं कि टाका मुफासा से बहुत तेज भाग रहा था। और ये बात टाका भी अच्छे से जानता था कि वो मुफासा को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन टाका अपनी मर्जी से उस रेस को हार जाता है, क्योंकि उसे एक भाई चाहिए था और वो ये दिल से चाहता था कि मुफासा उनके साथ रहे, इसीलिए वो उस रेस को हार जाता है। और टाका के हारने के बाद टाका के पिता बहुत गुस्सा होते हैं
लेकिन टाका इन सब से बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसे एक भाई मिल चुका था। लेकिन टाका के पिता उसे एक बात समझाते हैं कि मेरी बात तुम याद रखना, एक दिन मुफासा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा और तब तुम्हें मेरी ये कही हुई बात याद रहेगी, और जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाका और मुफासा एक दूसरे से बहुत खुश थे। वो हमेशा साथ में खेलते और एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते थे और वो एक दूसरे के साथ ही बड़े हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि टाका के पिता अब भी मुफासा को लाइक नहीं करते थे। उन्होंने आज तक मुफासा को अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। और एक दिन हम देखते हैं कि दोनों भाई अपनी माँ के साथ यानी टाका की माँ के साथ शिकार करने के लिए निकलते हैं। और जब वो शिकार करने ही वाले थे तभी वहाँ पर इनके सामने व्हाइट शेर आ जाते हैं जो कि साइज में और ताकत में इनसे बहुत ज्यादा एडवांस थे। और उन शेरों को देखकर टाका वहाँ पर छिप जाता है और ये बात उसकी मॉम ने भी नोटिस की। और हम देखते हैं कि जब व्हाइट शेर इनके इलाके के हिरणों पर हमला कर रहे थे तभी टाका की माँ उनके सामने आ जाती है और वो बड़ी बहादुरी से उन शेरों का मुकाबला करती है। लेकिन वो व्हाइट शेर टाका की माँ पर बहुत ज्यादा हैवी हो रहे थे। तभी वहाँ पर मुफासा आकर टाका की माँ की जान बचाता है और हम देखते हैं कि मुफासा अकेला ही उन दोनों शेरों पर भारी पड़ रहा था और वो उन दोनों में से एक शेर को पकड़कर मार देता है और अपने साथी के मरने से दूसरा शेर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो तीनों वापस अपने घर चले गए और घर पहुंचकर टाका और उसकी माँ अपने बादशाह से कहती हैं कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो वो सफेद शेर मेरी जान भी ले लेते, लेकिन मुफासा की बहादुरी के कारण मैं आज जिंदा बच गई। और तब जिंदगी में पहली बार बादशाह ने मुफासा का शुक्रिया किया और ये भी कहा कि तुमने मेरी वाइफ की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन मुफासा उनसे कहता है कि मुझे हवा का रुख बता रहा है कि वो सफेद शेर अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और मुफासा अपने बादशाह से कहता है कि आपको एक खबरी को भेजकर उन सफेद शेरों की खबर लेने के लिए भेजना चाहिए। और तब वो अपने खबरी को सफेद शेरों के झुंड में भेजता है और वहाँ पर उनके खबरी को पता चलता है कि जिसको मुफासा ने मारा था वो उन सफेद शेरों के बादशाह का बेटा था, जिससे कि बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था और वो अगले दिन उनके ग्रुप पर हमला करने वाले थे। और उस खबरी शेर को ये भी पता लगा कि वो शेर बहुत ही खतरनाक और बेरहम है और उस खबरी शेर ने अपने ग्रुप में वापिस आकर सबको सब कुछ बता दिया था। और वो ये भी बताते हैं कि वो शेर बहुत ताकतवर, बहुत बेखौफ और बेरहम है। हम किसी भी हाल में उन शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे दो शेर उनके एक शेर के बराबर हैं और वो लोग बहुत तेज भागते हैं और वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और फिर अगले दिन सुबह टाका की मॉम मुफासा और टाका से कहती है कि देखो उन पहाड़ों के पार उस जगह का नाम है नीलेले, तुम दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर जाना है और तुम्हें तब तक वहाँ पर रहना है जब तक यहाँ पर सब कुछ शांत नहीं हो जाता, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम दोनों अपनी सल्तनत यहाँ पर आकर संभाल सको। और हम देखते हैं कि टाका और मुफासा तो नीलेले जाने के लिए निकल गए, पर पीछे से सफेद शेर और उनका झुंड आकर उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं। और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा कि बताओ मेरे बेटे को किसने मारा है। लेकिन टाका के डैड ने बताने से मना कर दिया और उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। और हम देखते हैं कि सभी सफेद शेर उस इलाके का जायजा लेने लगे और उन सभी को पता लगा कि दो शेर यहाँ से गायब हैं और वो उन दोनों की स्मेल लेकर उनका पीछा करने लगे। और वो सफेद शेर इतने तेज थे कि वो थोड़ी देर में मुफासा और टाका के करीब आ गए और उन्हें करीब देखकर मुफासा ने टाका से बोला कि हमें यहाँ रुककर उन सबका सामना करना चाहिए। लेकिन टाका कहता है कि वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है और हम किसी भी हाल में उनसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। लेकिन मुफासा बोलता है कि भागना बहादुरी नहीं है। और जब वो दोनों बहस कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि सफेद शेर आकर उन दोनों को वहाँ पर घेर लेते हैं और वहाँ पर उनके बादशाह आकर उन दोनों से पूछते हैं कि किसने मारा मेरे बेटे को। और वहाँ पर मुफासा आगे आकर बोलता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है और इसमें टाका की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस बादशाह को टाका के शरीर से उसके बेटे की बू आ रही थी और इसलिए उन्होंने मुफासा की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन मुफासा उनको कहता रहा कि टाका को छोड़ दो, सभी गलती मेरी है। और हम देखते हैं कि वो सभी टाका पर हमला कर देते हैं और तभी मुफासा टाका को लेकर वहाँ से भागता है और हम देखते हैं कि वो एक चट्टान के किनारे पर आ गए जहाँ से एक झरना बह रहा था और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उसी झरने में कूद जाते हैं और उस नदी के पानी का बहाव उन्हें बहाकर एक मैदान तक ले आया। और हम देखते हैं कि पानी के बहाव से तो वो दोनों बच गए, लेकिन रात होने पर उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी उन्हें अपनी आसपास से कुछ स्मेल
चल आती है और उन्हें लगा कि वो उन्हीं जैसा एक शेर है, लेकिन उसके सामने आने पर उन्हें पता लगा कि ये तो एक शेरनी है जिसका नाम था सराबी, जो कि इन दोनों को देखकर एक सुख का सांस लेती है, क्योंकि वो भी उन्हीं सफेद शेरों से भाग रही थी, क्योंकि उन सफेद शेरों ने सराबी के पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया था और अपने ग्रुप में से वो इकलौती ही बची थी और वो भी अपनी जान बचाने के लिए नीलेले जा रही थी, लेकिन उसे भी वहाँ का रास्ता नहीं पता था। और हम यहाँ पर साजो नाम के एक छोटे से बर्ड को देखते हैं जो कि सराबी का ही था, और हम देखते हैं कि साजो एक तरह से सराबी का बॉडीगार्ड था, क्योंकि सफेद शेरों के नजदीक होने पर वो सराबी को भागने के लिए बता देता था। इसलिए वो तीनों अपने आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा आगे चलने पर इन तीनों को खाने की खुशबू आती है, और ये बंदरों की खुशबू थी जिनको ये तीनों मारकर खाने वाले थे। और यहाँ पर रफीकी पहली बार मिला मुफासा को, जिसकी इस वक्त उम्र काफी कम है, और हम देखते हैं कि रफीकी को उसके ग्रुप वाले पसंद नहीं करते थे और वो अपने सभी ग्रुप वालों से बहुत दुखी रहता था। और हम देखते हैं कि वो तीनों रफीकी को मारकर खाने वाले थे। रफीकी उन तीनों से कहता है कि मुझे मलेले का रास्ता पता है, और ऐसा सुनते ही मुफासा उससे कहता है कि क्या तुम हमें वहाँ पर ले जाओगे? तो रफीकी कहता है कि मैं भी मलेले ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई है और मैं आगे की जिंदगी वहीं पर उसके साथ बिताऊंगा। हम देखते हैं कि उनको सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवा के रुख से ये पता लगाती है कि वो सफेद शेर अभी भी इन सब का पीछा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाका सराबी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, और वो इस बात को मुफासा से कहता है, जिसे सुनकर मुफासा बहुत ज्यादा खुश होता है। और मुफासा टाका को कहता है कि तुम्हें सराबी से बात करनी चाहिए और उसकी थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए। और मुफासा के कहने पर टाका ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सराबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे शरीर से गुलाब के फूलों की सुगंध आती है, जिसे सुनकर सराबी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा करने पर सराबी टाका से थोड़ी सी इम्प्रेस भी हो गई। और हम देखते हैं कि उस जगह पर ढेर सारे हाथियों का झुंड भी आ चुका था, और हम देखते हैं कि बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। और इन सफेद शेरों से बचने के लिए सराबी एक तरकीब लगाती है। वो एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ देती है, जिससे कि पूरे इलाके में मधुमक्खियां फैल जाती है और हाथियों के झुंड में हबड़ा दबड़ी मच जाती है। और फिर सफेद शेर भी उन हाथियों के दरमियान उलझे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सराबी उसी पेड़ से लटक रही थी और वो अचानक से वहां से गिर जाती है और उन हाथियों के बीच फंस जाती है। और उससे पहले कि कोई हाथी उसे कुचल देता, वहाँ पर मुफासा आकर उसे बचा लेता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। और हम देखते हैं कि हाथियों का झुंड के हबड़ा दबड़ी से वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती है, और वहाँ पर वो मेन रास्ता बंद हो गया जहाँ से सफेद शेर उनका पीछा कर रहे थे, और वो तीनों सफेद शेरों से बच जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि सराबी इस वक्त बेहोश थी, और फिर रफीकी सराबी के सर को मल कर उसे होश में लाता है। सराबी उठते ही ये सवाल करती है कि उसकी जान किसने बचाई, और तभी मुफासा आगे आकर कहता है कि तुम्हारी जान बचाने वाला टाका था। वो सराबी से झूठ बोल देता है ताकि वो टाका से इम्प्रेस हो सके। और वहाँ पर रफीकी, जो कि सब कुछ सच सच जानता था, वो भी उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि सराबी वहाँ पर टाका को थैंक्स बोलती है, और हम देखते हैं कि रफीकी के दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो बहादुर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। हम देखते हैं कि वो अपना सफर करते करते बर्फीले पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जिन पहाड़ों को पार कर कर वो अगले दिन मलेले पहुंचने ही वाले थे। और हम देखते हैं कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बर्फ के बीच इनके पैरों के निशान छपते जा रहे थे। तब हम देखते हैं कि मुफासा एक तरकीब लगाता है। वो सराबी के बर्ड से बोलता है कि तुम हमारे पैरों के निशानों पर ऊपर से बर्फ धकेलते रहो ताकि वो ढक जाए। और हम देखते हैं कि मुफासा के ये आइडिया बहुत अच्छे से काम किया, और जब सच में सफेद शेर वहां पर पहुंचे, वहां पर उन्हें कोई भी पैरों के निशान नहीं मिले। और मुफासा के इस आइडिया से सराबी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और हम देखते हैं कि सराबी मुफासा की बहादुरी और दिमाग को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, और उसे किसी न किसी तरह से ये भी पता चल जाता है कि उसकी जान बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा ही था। लेकिन मुफासा उसे हर वक्त यही यकीन दिलाते रहा कि टाका उससे बहुत ज्यादा बेटर है, और टाका ने ही उसकी जान बचाई थी। और हम देखते हैं कि उन दोनों को करीब देखकर टाका बहुत ज्यादा जेलस होने लगा, और टाका को ये लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तभी उसे अपनी डैडी की एक बात याद आई, जो कि उनसे उसने कही थी कि मुफासा एक दिन तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। और फिर टाका इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है, और हम देखते हैं कि वो रात को
उन दोनों से अलग हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। और वो घूमते घूमते उन सफेद शेरों के पास पहुंच जाता है और वो सफेद शेर भी देखते हैं कि उनका शिकार खुद उनके पास चलकर आ गया है। वो उस पर हमला करने ही वाले थे, तभी टाका उनको बोलता है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं, मुफासा नहीं मारा था, और अगर तुम चाहो तो मैं मुफासा को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सफेद शेरों का बादशाह भी टाका की बात मान लेता है और फिर टाका उनसे कहता है कि जब हम सुबह सफर शुरू करेंगे तुम मेरे पंजों के निशान से हमारा पीछा करते रहना और फिर तुम मुफासा को खत्म कर देना, क्योंकि मुफासा से मुझे भी अपना बदला पूरा करना है। और हम देखते हैं कि सुबह होने पर टाका वापस से उन दोनों के पास आ जाता है और वो सुबह को अपना सफर शुरू करते हैं और बर्फ की पहाड़ियों को पार कर वो फाइनली मलेले तक पहुंच जाते हैं। और मलेले को देखकर मुफासा बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसके मॉम डैड भी कहते थे कि वो सभी यहाँ पर जरूर आएंगे। और फिर मुफासा को भी अपने मॉम डैड की याद आने लगी और मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पर सारे जानवर बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और फिर मुफासा की ये खुशी 1 मिनट में गायब हो जाती है जब वहाँ पर ढेर सारे सफेद शेर आ जाते हैं और वहाँ पर मलेले के सभी जानवर भी सफेद शेरों से दंग आए हुए थे और वो भी उन्हें वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन मुफासा को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सफेद शेर उनका पीछा कैसे कर आए और वो सोच भी नहीं सकता था कि इन सब के पीछे उसका खुद का भाई टाका ही है। और फिर हम देखते हैं कि सफेद शेर बिना वक्त ज़ाया किए मुफासा पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि मुफासा उनके बादशाह से लड़ ही रहा था कि उसने उनके बादशाह को धक्का देकर चट्टान से नीचे गिर दिया। और फिर तभी टाका मुफासा के सामने आया और उसने बताया कि मैंने ही ये सारा किया धरा है और सफेद शेरों को यहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो ही है। और ये सुनकर मुफासा का दिल पूरी तरह से टूट गया। तभी सफेद शेर आकर मुफासा पर हमला कर देता है और एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। और तभी मुफासा ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला कि अगर आज तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम हमेशा इन सफेद शेरों से डर कर रहोगे और ये सफेद शेर तुम्हें दबा कर रखेंगे। लेकिन अगर आज तुम हिम्मत कर इनका सामना करने में मेरी मदद कर दोगे तो तुम चैन से और बिना डर के अपनी जिंदगी को जी सकते हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सफेद शेर तुम्हारे बच्चों बूढ़ों को मार डालेंगे। और मुफासा की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी जानवरों में हिम्मत भर गई और वो सभी खुद को ताकतवर फील करते हैं। और जैसे ही सफेद शेर उन सबके पास आए सभी जानवर डटकर उन सफेद शेरों का मुकाबला कर रहे थे। और हम देखते हैं कि सभी शेरनियों ने मुफासा को घेर कर उस पर हमला कर दिया और उसे एक पहाड़ी से नीचे गिर दिया, जहाँ पर गिरने से मुफासा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। और उसे जख्मी हालत में देखकर सफेद शेरों के बादशाह को बहुत ज्यादा मजा आया और वो मुफासा को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि मुफासा जो कि जख्मी था उन सफेद शेरों का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वैसे भी वो सफेद शेर मुफासा से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और मुफासा को बहुत देर से पिटता देख टाका का दिल भी पिघल जाता है और उसे मुफासा के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं और अपनी दोस्ती भी याद आ जाती है। इसीलिए वो मुफासा को बचाने के लिए उस घाटी में कूद जाता है। और यहाँ पर टाका आकर सफेद शेर से बोलता है कि तुम मुफासा को छोड़ दो, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो। लेकिन सफेद शेर किसी भी हालत में मुफासा को छोड़ने वाला नहीं था और उस सफेद शेर से लड़ने के लिए अब टाका और मुफासा को एकजुट होकर लड़ना था। और हम देखते हैं कि सभी जानवरों की हबड़ा दबड़ी से उस घाटी में बहुत बड़ा भूकंप आ गया और जिस घाटी में मुफासा, टाका और वो सफेद शेर लड़ रहे थे वो भी टूटने लगी और वो तीनों भी उस घाटी के टूटने पर नीचे पहाड़ों के पानी में गिर गए। और मुफासा ने ऊपर से देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पानी में टूट कर गिरी है और वो उनके ही ऊपर आने वाली है। इसीलिए वो खुद साइड हो गया और सफेद शेर को वहां पर धक्का दे दिया और कुछ ही सेकंड में वो पत्थर सफेद शेर को अपने नीचे ले लेता है और सफेद शेर खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि मुफासा और टाका वहां से जिंदा बचकर निकल आते हैं और दूसरी ओर सभी जानवरों ने सफेद शेरों को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया था। और मुफासा की ये बहादुरी देखकर वहाँ के सभी जानवर मुफासा को अपना राजा मान लेते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ हर जगह मुफासा के ही चर्चे हो रहे थे। और तभी वहाँ उस मोमेंट पर एक शेरनी आती है और ये शेरनी और कोई नहीं
बल्कि मुफासा की असली माँ थी, जो कि मुफासा को पहचान तो नहीं रही थी, पर वो उसे सूंघकर ये पता लगा लेती है कि उसका बेटा मुफासा ही है। और यहाँ पर मुफासा को पता लगता है कि उसके डैड मारे गए हैं, लेकिन मुफासा अपनी माँ से मिलकर भी बहुत खुश था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टाका मुफासा के सामने आता है, जो कि मुफासा से माफी मांग रहा था। तब सभी जानवर कहते हैं कि हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे राजा से गद्दारी की और टाका हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि यही सफेद शेरों को यहाँ पर लाया था। और ये सुनकर मुफासा ने सभी जानवरों को डांटा और कहा कि ये मेरा हुक्म है कि टाका हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा भाई है और जब तक मेरी यहाँ पर हुकूमत है, मेरे भाई की भी मेरे साथ बराबर की बादशाही मानी जाएगी। और मुफासा की यह अच्छाई देखकर टाका को अपने ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था और वो मुफासा से बोलता है कि आइंदा मुझे बिल्कुल भी याद मत करना। और ये बोलकर वो वहां से चला आता है और वहाँ गुमनाम पहाड़ों में निकल जाता है। और हम देखते हैं कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी क्यारा को सुना रहा था। और इतने में क्यारा के डैड क्यारा की माँ को ढूंढकर भी ले आते हैं और वहाँ पर क्यारा को पता लगता है कि उसका एक भाई भी है और वो वहाँ पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी एक्शन का यूट्यूब चैनल, ताकि आप आने वाली ऐसी एक्सप्लेनेशन देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।